ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो जो भी अमाउंट हीट का इवॉल्व होता है न्यूट्रलाइजेशन होने पर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनने के बाद जो एनर्जी लिबरेट होती है या रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं HCl, ये सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है, प्लस NaOH। एक्वस होना जरूरी है, ध्यान रहे ये, क्योंकि जो NaOH होता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो ये सॉलिड होता है। 100% प्योर NaOH लेते हो तो सॉलिड, लेकिन यहां हमने इसको एक्वस कंडीशन में लिया, ये एक्वस कंडीशन में लिया। तो वाटर यहां पर प्रोड्यूस हुआ, NaCl 1 मोल प्रोड्यूस हुआ, डेल्टा H -13.7 हो गया। अब ये काम की बड़ी बात है, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -13.7 ही आती है, जो इसके इक्विवेलेंट है किलो कैलोरी पर मोल ही आती है। ये वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा क्यों होता है? ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, सोचने की बात है। डेफिनेशन पर एक बार और इसमें सोचने वाली बात है। 1 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा आपको, बेस 1 इक्विवेलेंट एसिड लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंट आपने मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं, ग्राम इक्विवेलेंट भी पढ़े हैं, इक्विवेलेंट भी पढ़े हैं। तो 1 इक्विवेलेंट एसिड 1 इक्विवेलेंट बेस के साथ जब कॉम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन देता है, तब जो हीट इवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहते हैं जो कॉम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। HCl एक्वस ले रखा है, इनफैक्ट ये HCl अगर एक्वस लिया है तो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है गिवन। पहले से ये ब्रोकन स्टेट में है एक्वस कंडीशन में। NaOH अगर एक्वस गिवन है तो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस पहले से आयोनाइज्ड फॉर्म में है। हमने कुछ एनर्जी इसको तोड़ने के लिए नहीं दी है। अब कहीं किसी टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन हमने कराया तो 4 चीजें मौजूद हैं। एक H पॉजिटिव मौजूद है, एक Na पॉजिटिव मौजूद है, इसमें OH नेगेटिव है अवेलेबल, Cl नेगेटिव अवेलेबल है, ये 4 चीजें अवेलेबल है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन के वाटर बनेगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बस। NaCl आपस में कंबाइन करेंगे लेकिन रहेंगे आयोनिक फॉर्म में ही, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये तो जू का तू रहा। तो इनफैक्ट जो हमने सचमुच में रिएक्शन किया है वो सिर्फ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का किया है। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये एक्वस था, ये एक्वस था। इन्होंने जब दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने पर यहां HOH फॉर्मेशन हो गई, वाटर बन गया। तो इनफैक्ट ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एक्वस से 1 मोल वाटर बनने में जो एनर्जी लिबरेट, जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लिबरेट होती है। और रही इस Cl नेगेटिव की बात, इस Na पॉजिटिव की बात, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट में मौजूद था वो तो अभी भी वैसा ही है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अभी भी एक्वस ही है। लिख देते हैं हम यहाँ NaCl एक्वस होने का मतलब ये डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। इसलिए बोला जाता है, तो क्या एक्सप्लेनेशन आप दोगे इसका कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हमेशा कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे तो हम ऐसे सोच सकते हैं, इसे इस फॉर्मेट में सोच पाएंगे। और इन आयन में से जो H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है,
वो आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट HOH बन जाएगा। वाटर के बनने में जो हीट इवॉल्व होती है वो 13.7 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होती है। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्शन कराएंगे, चाहे वो कोई भी हो, Na पॉजिटिव की जगह K पॉजिटिव भी हो या Ca2 पॉजिटिव हो, OH नेगेटिव हो, जब आपस में ये कोई भी एसिड कोई भी बेस रिएक्शन करेंगे तो इनफैक्ट वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन ही काउंट होगी, बाकी सब आयोनिक फॉर्म में रहेंगे, जो कि एक फिक्स वैल्यू होगी, जो कि 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनफैक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। लेकिन बार बार मैं एक बात को बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर यहां ये वर्ड चेंज कर देता हूं, मैं स्ट्रॉन्ग की जगह वीक एसिड ले लेता हूं HCN, HCl की जगह मैंने HCN ले लिया, एक्वस लिया, अब ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, यहां गड़बड़ है, क्योंकि HCN जो दिया गया आपको वो HCN की फॉर्म में भी है, कुछ थोड़ा सा Cn नेगेटिव भी है, कुछ थोड़ा सा H पॉजिटिव भी है। इसको मैंने NaOH से रिएक्शन किया तो Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो कम H पॉजिटिव है, यहाँ OH नेगेटिव, तो ठीक है, ये तो आयनाइज है NaOH, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन वीक एसिड लेने पर ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, HCN भी अवेलेबल होगा, इसे तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाटर की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर नहीं आएगी, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं आएगी। तो अगर यहां स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह कोई वीक एसिड ले लिया या वीक बेस ले लिया, तब के लिए बात ये ट्रू नहीं है, तब वैल्यू ये 13.7 से कम आनी चाहिए, ये वैल्यू कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब ये हो गया, रादर इसलिए बोला जाएगा 13.7 से कम, क्योंकि कुछ एनर्जी उस वीक एसिड को या वीक बेस को ब्रेक करने में इस्तेमाल हो जाएगी, खराब चली जाएगी एनर्जी। तो जो इवॉल्व हो रही है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी वीक एसिड वीक बेस को डिसोसिएट करने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से आपको सोच करके करना है। तो जो बात मैंने बताई है वही है सारी है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, एक बात ये। दूसरी बात, ये रीजन है इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है, ये केमिकल इक्वेशन इनफैक्ट इसके लिए है। और रही इस Na पॉजिटिव की बात, Cl नेगेटिव की बात, तो ये तो राइट हैंड पर भी इसी फॉर्म में रहता है, इसने तो आपस में कॉम्बिनेशन किया ही नहीं। लिख देते हैं हम, लेकिन एक्वस अगर, हाँ अगर कभी इक्वेशन ऐसे दे दी गई आपको, NaCl सॉलिड प्लस वाटर HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, अब इसके लिए डेल्टा H ये नहीं होगा भाई, ध्यान रहे ये नहीं होगा डेल्टा H, क्योंकि ये सॉलिड दे दिया। ये एक्वस के लिए बात ट्रू है जब तक एक्वस होगा, क्योंकि एक्वस होगा तो आयनाइज रहेगा। अब ये सॉलिड दे दिया हमें, इसको बाइंड करने में भी कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं लिबरेट होगी, वो हमने काउंट नहीं की है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि जो वैल्यूज होती हैं स्टेट पर डिपेंड करती हैं। अब यहाँ स्टेट अलग दे दी तो ये वैल्यू डेल्टा H अलग हो जाएगी फिर। तो ये बात ध्यान रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर मैं वीक एसिड या वीक बेस का लेता हूं,
तब कुछ ना कुछ पार्ट एनर्जी का कहां इस्तेमाल होगा? एसिड को डिसोसिएट करने के लिए, वीक एसिड को आयोनाइज करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जैसे, ये वीक बेस है, ये टूटता नहीं है अच्छी तरह से, तो जो डेल्टा एच निकल रहा था यहाँ एनर्जी, वो एनर्जी में से कुछ एनर्जी इसे तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है, यानी -13.7 किलो कैलोरी पर मोल अब नहीं रहेगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और उससे ये कुछ कम हो जाएगा रादर। तो कुल मिलाकर के जैसे ये है, एग्जाम्पल के लिए HCN प्लस NaOH, NaCN, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो HCN हमने, ये वैल्यू इसके लिए आई डेल्टा एच -2.9 किलो कैलोरी। ये वैल्यू क्यों आई? क्योंकि HCN वीक एसिड है, जब मैं इसे ब्रेक करूंगा, डिसोसिएट करूंगा, हीट देनी पड़ेगी इसको, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया ना, हीट रिक्वायर्ड। ये जब हीट रिक्वायर्ड हुई तो कहां से ली जाएगी? ये इससे ली जाएगी, -13.7 से हीट ली जाएगी। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? -13.7 प्लस 10.8 मिलकर के कितनी बचेगी नेट? -2.9 बचेगी। यानी HCN को तोड़ने में, H पॉजिटिव एंड क्यों तोड़ने में? क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए। HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये एनर्जी 0 चाहिए थी, तोड़ने की जरूरत ही नहीं, पहले डिसोसिएटेड फॉर्म में ही था पहले से ही। तो ये जो स्टेटमेंट है कि दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होती है, 13.7 ही होती है, इवॉल्व होती है तो माइनस में होगी डेफिनेटली। इसका कारण है क्योंकि डिसोसिएटेड फॉर्म में एसिड बेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। वीक एसिड वीक बेस के लिए वैल्यू क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि कुछ एनर्जी देनी पड़ती है वीक एसिड को डिसोसिएट करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। ये एनर्जी की जरूरत नहीं थी HCl को तोड़ने के लिए। HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में वाटर में पहले से ही एक्वस कंडीशन में बिना एफर्ट लगाए, बिना एनर्जी दिए पहले से ही 100% डिसोसिएटेड था। HCN को तोड़ने के लिए ये एनर्जी देनी पड़ेगी, ये कारण है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रीजनिंग पर क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आपके 11th क्लास में पूछा जाता है ये, तो इसको अच्छी तरह से समझ करके कर लेना। ये हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तीन चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको करनी है। बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन अभी तक हमने ये सारी की। इसके बाद अगर हम लॉज पढ़ते हैं कुछ जो थर्मोकेमिस्ट्री के हैं, तो दो लॉज हैं मेन। एक तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा लॉ है जिसे हम लेवोजियर या लैप्लेस लॉ बोल रहे होते हैं। बहुत आसान सी बात है ये। अगर जैसे कोई A से B बना रहा है, अगर इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव X है, प्लस X है ये वैल्यू, तो B से A के लिए ये वैल्यू डेल्टा H की सेम एनवायरमेंट अगर है तो -X आएगी। ये होनी चाहिए, बस इतना सा लॉ है। बहुत कोई ऐसा नहीं है कि समझ ना आए, लेकिन बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई जब हम करेंगे इसको, अभी हेसेस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। किसी ऑपोजिट रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए जो साइन होते हैं
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के वो ऑपोजिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कार्बन प्लस O2 लिया, CO2 लिया, 1 मोल 1 मोल 1 मोल CO2 गिविंग यू O2 प्लस कार्बन, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगी, बस साइन चेंज हमें करना होगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा लॉ मैंने बताया, बस ये वाली बात याद रखो ए बी की, A इज गिविंग यू B एंड B इज गिविंग यू A। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू अगर मान लो +50 किलो कैलोरी पर मोल है, तो अपोजिट रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू -50 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं, ये सॉलिड दिया है और यहाँ लिक्विड दे दिया, फिर नहीं होगी वैल्यू सेम, अलग हो जाएगी। सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो ये भी लिक्विड एंड सॉलिड ही होना चाहिए। स्टेट चेंज अपनी तरफ से, इवन एलोट्रॉप भी 100% कॉपी पेस्ट होने चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। जरा सा भी कुछ चेंज कर दिया, एक एलोट्रॉप भी ले लिया या लिक्विड से सॉलिड ले लिया, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर नहीं आएगी इसे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। जो एग्जाम्पल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू -94 एनर्जी लेवल। जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कोल है, कार्बन क्या है, कोल है, सॉलिड है, O2 गैसियस है, जब हम इसे कंबशन करते हैं तो हीट ऑफ कंबशन ही है ये, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ना हीट ऑफ कंबशन। और इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। सोलली कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 1 मोल ही बन रहा है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट बात है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सॉरी कार्बन भी है, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये दोनों बातें, क्योंकि 1 मोल ही बन रहा है इसलिए। तो अगर मैं इसको रिएक्शन को ऑपोजिट कर देता हूं, डिकम्पोजिशन कर देता हूं CO2 से, ये तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बस +94.3 से माइनस से प्लस हो जाएगा। अब हीट यहां रिक्वायर्ड होगी, बाहर से देनी पड़ेगी, और यहां पर हीट इवॉल्व होगी। ये एक्सोथर्मिक है पहला रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक है। किसी भी रिएक्शन को आप ऐसे बिल्कुल उल्टा कर सकते हो, बस उसके डेल्टा H ऑपोजिट करने पड़ेंगे, साइन अपोजिट करने पड़ेंगे। कोई भी रिएक्शन दुनिया का एज इट इज जैसे दिया है, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट लिख दो, और डेल्टा H की जगह पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव कर दो, वैल्यू वही सेम, नेगेटिव है तो उसकी जगह पॉजिटिव, वैल्यू बिल्कुल सेम। एक बात ये हो गई। अब दूसरा जो लॉ है ये थोड़ा इलेबोरेटिव है, इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है और इस पर बेस्ड, इसमें तो था ही कुछ नहीं है, जो लैपलेस लॉ पढ़ा आपने तो सिर्फ अपोजिट करना है। हेसेस लॉ ये कहता है कि अगर हम कोई प्रोसेस कई सारे अलग अलग वेज से करते हैं, तो जो उनकी एनर्जी का कंजप्शन होता है वो सेम आता है, प्रोवाइडेड कि हम सेम कंपाउंड बना रहे हो। जैसे पढ़ो इसको, केमिकल, इफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड इन ए नंबर ऑफ वेज, कोई केमिकल रिएक्शन हमने कई सारे तरीकों से कर लिया, एक स्टेप में किया या कई सारे स्टेप में किया, द टोटल एंथैल्पी चेंज या टोटल हीट चेंज कह सकते हो, विल बी सेम दोनों प्रोसेस के लिए, या सारे जितने भी अलग अलग प्रोसेस किए हैं वो सेम आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टोटल एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व इन द चेंज। एग्जाम्पल समझो, जैसे ए है, ए से मैंने एक्स बनाया पहले, एक्स से मैंने बी बनाया, एक प्रोसेस ये हो गया, इसके लिए आ गया डेल्टा H1, डेल्टा H2, ए से बी फाइनली मैंने बनाया। इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं इन दोनों डेल्टा H का एल्जेब्रिक सम करूंगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जो भी वैल्यू है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ए से बी के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। इफ ए इज गिविंग टू बी, फाइनली अगर मुझे करना है तो पहले ए से एक्स बनाया, एक्स से। अब अगर ये मैंने कोई स्टेप 1 था, ये
या प्रोसेस 1 लिखो। प्रोसेस 1 ए से बी बनाने का, पहले एक्स बन के फिर बी बना। अब प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 में ए से पहले बनाया आपने वाई, वाई से बनाया जेड, जेड से बनाया बी। इसके लिए डेल्टा H3 होगा, डेल्टा H4 होगा, डेल्टा H5 होगा। अब अगर यहां से यहां मैं बनाऊं डायरेक्ट, तो इन सारे स्टेप्स की एनर्जीज का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा मुझे। कितना आएगा? डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ये जो सम आएगा, और ये जो सम आया था ये किसके लिए था? ए टू बी के लिए था। ये जो सम आया ये किसके लिए था? ए टू बी के लिए था। ये दोनों बराबर होंगे, बस यही हेसेस लॉ है। चाहे हम किसी भी प्रोसेस से ए से बी बना रहे हैं, चाहे सिंगल स्टेप है चाहे मल्टी स्टेप है, लेकिन अगर एक मोल ए लेकर एक मोल बी बनाया है, या एक मोल बी बनाया है, एक मोल बी दूसरे अलग डिफरेंट प्रोसेस से बनाया है, तो नेट एनर्जी चेंज बिल्कुल कैसा आना चाहिए? यहां सेम आना चाहिए दोनों के। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ये हेसेस लॉ है। ये अगर आपने सीख लिया तो ये वाला जो हिस्सा हम कर रहे हैं बाद वाला, वो वर्क डन वाला छोड़ दो अगर, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पर हैं बेस्ड। इन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं। ये वाली बात अगर आपने समझ ली जो मैंने बताई है, तो आप आराम से कर पाओगे। तो हेसेस लॉ तो बस इतना ही है, यानी टोटल एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप। यही तो बात है। ए से बी बनाया मैंने प्रोसेस 1 से, ए से बी बनाया प्रोसेस 2 से, तो टोटल एंथैल्पी चेंज तो दोनों की सेम आई। जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हमने यूज किए हैं उनसे तो इंडिपेंडेंट रही। ये हम हेसेस लॉ को डिफाइन करने के लिए बात यूज करें। हम एक्चुअल एग्जांपल लेकर के बता सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बोल दो, या जो हम इसको प्रूव करने के लिए बहुत एक आसान एग्जांपल है जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसका। हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं, एक C+O2 लिया, CO2 बन गया, डेल्टा H की वैल्यू आ गई। डेफिनेटली सॉलिड गैस, मैं जल्दी में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये लिखने नहीं भूलने कभी भी, क्योंकि इस फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। डेल्टा H आ गया, ये 1 कह दिया मैंने। अब मैंने क्या किया? C+O लिया, O2, पहले CO बना दिया, डेल्टा H, फिर CO+O2 लिया, CO2 बना, बैलेंस करना पड़ेगा। ये डेल्टा H2 हो गया, डेल्टा H3 हो गया। इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, प्रोवाइडेड कि हम नंबर ऑफ मोल सेम रख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल इसका और इसके जो CO2 बना वो बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ये है बात, यही हेसेस लॉ है, यही हमने थोड़ी देर पहले किया। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो वो दो मेथड से बना सकते हैं। एक डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर लें, कैसे? कार्बन प्लस O2, सॉलिड गैस को जब CO2 1 मोल लिया, -94 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लिबरेट कर गई। यही इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यही इसकी हीट ऑफ कंबस्शन है। लेकिन अगर मैं एक दूसरा और कोई ऑल्टरनेटिव स्टेप लेना चाहता हूं, किसी और तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहता हूं, डायरेक्ट नहीं बनाना चाहता, अब मैं इनडायरेक्ट ही बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा? कार्बन को पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, 1 मोल की बात हुई है, CO 1 मोल बना लिया। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू पर मोल के लिए बैलेंस नहीं है ये केमिकल रिएक्शन। 2 कार्बन 1 मोल O2 2 CO बनेंगे, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करके डेल्टा H1 -26.0 हमने लिखा। ये CO फर्दर रिएक्शन करेगा बचे हुए आधे मोल से,
कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना दिया। अब इसे अगर मैं एल्जेब्रिक सम करता हूं, मैं ऐड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 पूरी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये CO से CO कैंसिल हो जाएगा भाई, ये इक्वल के इधर है, ये इधर है, ये दोनों मिलकर के 1O2 हो जाएंगे। ये कार्बन एक ही है, इधर CO2 बचा, गिव्स CO2। तो जो काम यहां किया मैंने इस इक्वेशन में, वही काम इनके डेटा के साथ करना पड़ेगा। दोनों को ऐड किया है, -26 प्लस 68 प्लस -68, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो वही आया -94, डायरेक्ट करके भी वही आ रहा था। ये प्रैक्टिकली वैल्यूज हैं सारी, ये बिल्कुल ट्रू वैल्यूज हैं। ये ही हेसेस लॉ है। यानी कोई प्रोसेस, कोई बनाना, अगर हमें किसी चीज को बनाना चाहते हैं और हमारे पास कई सारे वे हैं, एक प्रोसेस है, दूसरा हम दूसरी तरह, तीसरा कोई और तरीका है, चौथा कोई और तरीका, पांचवा कोई और तरीका, नेट मिला करके सारे प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज आएगा, डेल्टा H आएगा, वो सेम आएगा। ये इनफैक्ट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कहीं गई नहीं, कहीं बनी नहीं, कहीं इवॉल्व नहीं हुई, नेट मिला के बस इधर से उधर ही हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है ये, चाहे हमने प्रोसेस कोई भी किया हो। तो इसी बात को देख सकते हैं हम, टोटल एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जैसे मैंने अभी किया था, कैंसिल कर दिया था इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी -94.0। एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इसमें आपको सीखना ये है कि लॉ क्या है। जब लॉ सीख रहे हो तब सिंपलेस्ट एग्जाम्पल करो और ये जान लो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जब ये पता चल जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, फिर मुश्किल एग्जाम्पल ले लो। अब ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होगा, उसमें आप इसे बिल्कुल अप्लाई कर दो। थोड़ा सा बढ़ाते हैं एग्जाम्पल का लेवल, इसमें मुश्किल से मुश्किल एग्जाम्पल आ जाते हैं, जिन्हें कई कई सारे स्टेप्स होंगे। तो अलजेब्रिक सम करना, फिर यहाँ तो बैलेंस्ड ही थी इक्वेशन, कई बार हमें बैलेंस करना पड़ता है, वो दिक्कत रहती है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो मेथड से बनाए जा सकते हैं। जब हम इन्हें बनाना चाहते हैं तो एक मेथड ये है कि मैंने अमोनिया गैस लिया और HCl लिया, फिर ये HCl भी गैसियस ही लिया, कुछ दिया नहीं है तो मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। तो अमोनियम क्लोराइड गैसियस बन गया। इसके लिए डेल्टा H जो आया वो -42.2 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व हो गई। हमने अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन करनी थी, किससे बनाना था? अमोनिया से एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब इसमें कुछ बातें हिडन है। HCl कैसा है? गैसियस या एक्वस। अमोनिया कैसा है? गैसियस या एक्वस। अमोनियम क्लोराइड कैसा है? गैसियस या एक्वस। तो ये स्टेप 1 जो हुआ, मेथड 1 जो हुआ, इसमें हमने ये गैसियस बनाकर फिर इसमें वाटर ऐड कर दिया। हमने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड, ये जो गैसियस बना, इसमें वाटर ऐड कर दिया, फिर वाटर ऐड करने पर एक्वस बन गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हीट ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व कर दिया इसको एक्वस कंडीशन में, तो हीट देनी पड़ी है हमें इसे। नेट एनर्जी चेंज निकाल लो। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि गैसियस अमोनिया से जब रिएक्शन करते हैं HCl गैसियस का और बनाना चाहते हैं अमोनियम क्लोराइड एक्वस,
तो डेल्टा एच क्या होगा? तो डेल्टा एच ना तो ये होगा ना ये होगा। क्यों नहीं होगा ये दोनों? क्योंकि ये तो गैसेस बनाने का है, हमें बनाना है एक्वस। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बन रहा है HCl अमोनिया से और ये बन रहा है वाटर एंड अमोनियम क्लोराइड से। तो मैं क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दो, इनका सम कर दो, एल्जेब्रिक ऐड कर दो दोनों को। फर्स्ट इक्वेशन 1 प्लस 2, अमोनियम क्लोराइड गैस से अमोनियम क्लोराइड गैस कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये अमोनिया गैसेस। यहां क्या बचा? HCl गैसेस। क्या बचा यहां? वाटर। गिव्स NH4Cl एक्वस। इन दोनों को प्लस किया है, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। -42.2 प्लस 4.0, जो भी वैल्यू आएगी 38.8 आ गई, 38.2 आ गई वैल्यू। नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी कितना आया माइनस करके? ये यस 38.2 आ गई वैल्यू। और ये आई माइनस की। तो जब हम अमोनिया गैस लेकर HCl गैस लेकर अमोनियम क्लोराइड एक्वस बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली वाटर ऐड किया होगा इसके अंदर, बिना उसके तो गैस गैस में वाटर ही ऐड करोगे तभी तो एक्वस बनेगा। ये डिजायरेबल इक्वेशन हमारी निकल जाएगी। ये एक मेथड हुआ जो हमने किया, दैट मीन्स इसके अलावा मैं अब कोई दूसरा मेथड और कर सकता हूं। सेकंड मेथड में क्या ले सकता हूं कि अमोनिया आपको गैसेस दिया जाए, HCl एक्वस दिया जाए। अगर ये कहा जाए आपको NH3 भी एक्वस, ये सेम प्रोसेस, यानी यहां से और यहां तक का प्रोसेस आपको किसी और मेथड से करने को बोला जाए, तब जो एनर्जी चेंज आएगा तो भी -38.2 ही आएगा। पहले तो ये फर्स्ट मेथड की बात कर लो, क्योंकि फर्स्ट मेथड में और भी दूसरी सारी चीजें आ गई, इसलिए पहले फर्स्ट मेथड को एक बार प्रॉपरली सोच लो ढंग से। और कोई इसमें पहले डाउट है तो मेरे से पूछ लो, फिर मैं दूसरा हिस्सा इसका बताता हूं। फर्स्ट मेथड ये बनाने का 2 स्टेप्स थे। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका क्या हो कि हम पहले अमोनिया गैसियस को HCl गैसियस से रिएक्शन ना करें, अमोनिया गैसेस को पहले एक्वस अमोनिया में बदल लें, NH3 प्लस वाटर गिव्स NH3 एक्वस, फिर HCl गैसियस लें, हम इसको वाटर से रिएक्शन करें, HCl एक्वस बन जाए। अब इस एक्वस को इस एक्वस से मिक्स कर दें तो जो बन जाएगा वो NH4Cl एक्वस ही बन जाएगा। ये बनाने का वे अलग है, ये बनाने का वे अलग था। पहले वाला बनाने का वे क्या था, हमने गैसेस HCl गैसेस अमोनिया लेके गैसेस अमोनियम क्लोराइड बनाया, फिर गैसेस अमोनियम क्लोराइड में वाटर ऐड करके एक्वस अमोनियम क्लोराइड बना दिया, एक ट्रैक। दूसरा ट्रैक बनाने का, हमने अमोनिया में वाटर ऐड करके एक्वस अमोनिया बना लिया, HCl में अलग से वाटर ऐड करके एक्वस HCl बना लिया,
दोनों एक्वस को मिक्स कर दिया तो एक्वस अमोनियम क्लोराइड बन गया। बताना मैं इतना चाह रहा हूं आपको कि दोनों केसेस में जो एनर्जी चेंज आएंगे वो सेम आएंगे। जैसे इसमें सारे स्टेप्स का सम -38.2 आया, ऐसे इस स्टेप के लिए डेल्टा एच जो होगा, इस स्टेप के लिए डेल्टा एच होगा, इस स्टेप के लिए डेल्टा एच जो होगा, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो सम करने पर वैल्यू -38.2 ही आएगी, या थोड़ा बहुत अगर 38.1 भी आ गया तो बिल्कुल बराबर मान, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल भी एरर्स होते हैं, ये भी एक इश्यू होता है। हम सारी चीजें एक्यूरेटली कैलकुलेट भी तो नहीं कर पाते हैं ना। तो ये बात है, ये ही हेसेस लॉ है। एक सेकंड प्रोसेस हमने क्या किया, जब अमोनिया गैस इसको लिया, डेल्टा एच इस प्रोसेस के लिए अलग, HCl गैस लेके एक्वस, एक्वस HCl, इन दोनों एक्वस को आपस में मिक्स कर दिया हमने, एक्वस अमोनिया एक्वस HCl, अमोनियम क्लोराइड एक्वस बना, इसके लिए डेल्टा एच। अब जब मैं इसे अलजेब्रिक सम करूंगा तो अमोनिया एक्वस से अमोनिया एक्वस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर HCl एक्वस से HCl एक्वस कैंसिल हो गया, क्या बचा, अमोनिया गैस प्लस HCl गैस प्लस वाटर गिव्स अमोनियम क्लोराइड एक्वस। इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी इसका 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 सम करना पड़ेगा, और वो लगभग 38.2 या उसके आसपास ही आएगा। एग्जैक्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर्स होती हैं, ये बात मैंने आपको बताई। तो इन जब तीन इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 का मैंने सम किया, अलजेब्रिक सम कर दिया, अलजेब्रा की जैसी इक्वेशन करते थे आप, बिल्कुल वैसे ही x + y = z, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उनको प्लस माइनस करके वैल्यूज लाते थे, वही किया। तो जो मैंने इन तीनों के साथ किया है वही इसके डेटा के साथ किया जाएगा। ये डेटा के साथ जब करोगे, दिस प्लस दिस, तीनों माइनस की वैल्यूज हैं, जब करोगे तो -38.0, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इसके, यानी ये दोनों डेटा बराबर आना इंडिकेट करता है कि हेसेस लॉ फॉलो हो रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल में स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं बस। तो सारा का सारा लॉ में कोई इशू नहीं है समझने में, लॉ तो बड़ा सिंपल है। लॉ को समझो कार्बन डाइऑक्साइड वाले एग्जाम्पल से, उसे बड़ी हर एंगल से सोच करके जब समझ लो तब कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेकर के आओ, जैसे ये वाला अमोनियम क्लोराइड वाला किया, या और एग्जाम्पल हम करेंगे। इसमें तो 3 ही स्टेप थे दूसरे वाले मेथड से, पहले में 2 स्टेप थे, कई कई बार 4 4 5 5 6 6 स्टेप्स हो जाते हैं। तो उनका सम करना या सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम अलजेब्रा की प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री तो बड़ी सिंपल बात है कि सारे स्टेप्स का अलजेब्रिक सम जो है वो सेम आता है, अगर दो या दो से ज्यादा मेथड से हम कोई चीज प्रिपेयर करते हैं। केमिस्ट्री तो इतनी बात है सारी, अटकोगे तो अलजेब्रा में अटकोगे कहीं, इनका सम करने में, इक्वेशंस का सम जैसे हम सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स का इक्वेशन करते हैं, उनकी जगह बस अब हमें इन्हें केमिकल्स का अलजेब्रिक सम प्लस माइनस करना है, ये सोचने की बात है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप लोग एग्जाम वगैरह में ज्यादा बिजी लग रहे हो आजकल। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम भी हो ही जाएंगे, और 2 4 5 दिन में जब एग्जाम हो जाएंगे फिर इसको करना, और असाइनमेंट करो, सबमिट भी करो असाइनमेंट। मैंने सोल्यूशन भेज दिया था, जो लास्ट असाइनमेंट था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक एक वर्ड के और 2 2 लाइन के आंसर्स थे, उसका सोल्यूशन आप लोगों को भेज दिया है मैंने। एक बार फिर दोबारा से गो थ्रू, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। तो अब इसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका एक पार्ट और बचता है, स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये 2 3 चीजें बचती है इस चैप्टर में, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो।